नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में तकरीबन हर रोज बातचीत करते हैं। देश की राजनीति में जो घटनाएं चल रही हैं, उनके बारे में इनकी राय जानते हैं, इनकी टिप्पणियां सुनते हैं, एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी नए दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो अभी तक इस चैनल से नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, उन्होंने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे हमसे नियमित रूप से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। जी नमस्कार। आज के दिन में काफी कुछ घटनाएं हुई दिल्ली में, थोड़ी बहुत राजनीतिक उथल पुथल चलता रहा। सड़कों पर लोग रहे आम आदमी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। तो जो आज के दिन में घटनाक्रम हुआ, खास तौर पे अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर, उस संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार ईडी के जरिए करवाया, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता हर जगह कह रहे हैं कि भाजपा ने गिरफ्तार नहीं किया है बल्कि ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये जब उनसे कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ईडी तो चुनाव लड़ती नहीं है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है ना। तो राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हम लोगों को यहीं से शुरू करनी चाहिए कि इस घटनाक्रम का किसको चुनावी फायदा होगा और किसको चुनावी नुकसान होगा। आइए सबसे पहले एबीपी चैनल पर जो एक त्वरित सर्वे किया गया, जो कि सी वोटर ने किया, उस सर्वे के जो आंकड़े हैं उनके ऊपर नजर डालें। उस सर्वे में लोगों से ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में हमदर्दी पैदा होगी। तो 52% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उनके पक्ष में हमदर्दी पैदा होगी। एक सवाल ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का आधार इससे कमजोर होगा या बढ़ेगा। तो 48% लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आधार इससे कमजोर होगा, और वो सबसे बड़ा प्रतिशत था उस पूरे सवाल के जवाब में। तो उसमें इसी तरह के और भी कई प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के एक सवाल ये था, क्या विपक्ष की एकता इससे और मजबूत होगी। तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि हाँ, विपक्ष की एकता इससे और मजबूत होगी। तो इससे आप एक अंदाजा, पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी की स्थिति इससे बेहतर होगी। लोगों ने कहा हाँ, इससे पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति और भी बेहतर होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ सवालों के जवाब में भाजपा के पक्ष में भी था, एक सवाल के जवाब में, लेकिन बाकी सारे सवालों के जवाब में जो सर्वे झुका हुआ था पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पक्ष में। वो बताता था कि इससे अरविंद केजरीवाल की छवि सुधरेगी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में और लोग बढ़ेंगे, उसके प्रति हमदर्दी बढ़ेगी, उसका जनाधार बढ़ेगा। वो, और खास बात यह है, ये केवल सर्वे विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं बात कर रहा था। विधानसभा चुनाव तो 11 महीने बाद होने वाले हैं। सारी बातचीत हो रही थी वो लोकसभा चुनावों के संदर्भ में हो रही थी। तो पहली बात तो यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीतिक लाभ हो सकता है, सर्वे की बातें 100% सही नहीं होती, हम और आप दोनों जानते हैं, लेकिन उससे एक संकेत मिलता है कि ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से मुफीद होने नहीं जा रहा है। इसके पीछे एक और बात है, भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना था कि अरविंद केजरीवाल को कब गिरफ्तार करेंगे। आम आदमी पार्टी को पता था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, और उन्होंने उसके लिए सारी पेशबंदी कर रखी थी। उन्होंने एक जनमत संग्रह करवा कर रख छोड़ा था। जनमत संग्रह में पूछा गया था लोगों से, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जनमत संग्रह में अधिकतम लोग कह रहे थे अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो जेल भले भेज दिए जाएं, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत भी ले लिया था, और विश्वास मत एक बार लेने के बाद 6 महीने तक आपके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ये सारी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। उनके जो नेता बाहर हैं, जैसे आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत वगैरह, जितने भी उनके नेता बाहर हैं, वो सारे के सारे नेताओं को पता है कि उनके अगले कदम क्या होंगे। वो लोग एक योजना के तहत काम कर रहे हैं। जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे दिल्ली में हो रहे हो, दिल्ली के बाहर हो रहे हो, देश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, उससे पता लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास कितने अच्छे आक्रामक कार्यकर्ता हैं, और वो अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ जम के प्रदर्शन कर रहे हैं, जुझारू प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कांग्रेसियों में जो ठंडापन रहता है ना अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद, वैसी स्थिति वहां पे नहीं है। तो ये स्थिति बताती है कि उनके पास एक योजना है इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए, और उस योजना पर वो सुचिंतित तरीके से अमल कर रहे हैं, बिल्कुल
सिलसिलेवार तरीके से। तो और अब गेंद जो है वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो जेल में है और उन्होंने तय किया है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब भाजपा को तय करना है कि वो जेल से उन्हें सरकार चलाने देती है या नहीं चलाने देती है। लेकिन मैं बहुत सारे समीक्षकों को देख रहा था, कानूनविद जो है वो उनका ही कहना है कि ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो पाएगा, और अगर अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े रहते तो शायद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। मैं इसी सवाल की आपसे अपेक्षा कर रहा था कि इसका अगला सवाल आपका ये होगा। मैंने इसी का पूर्वानुमान मैंने लगा लिया था, इसीलिए मैंने बाद में वो बात भी कही थी। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल इस अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, तो गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में होगी कि वो उन्हें सरकार चलाने देगी या नहीं चलाने देगी। उन्हें सरकार चलाने से रोकने का कोई कानूनी तरीका तो उपलब्ध नहीं है। तो जेल में रह के आप चुनाव लड़ सकते हैं, जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, जेल में आप परीक्षा दे सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं आप जेल में। उसके लिए अदालतें परमिशन देती हैं बहुत ही नियमित रूप से। जब तक आपको अपराधी घोषित ना कर दिया जाए, यानी आपको सजा ना हो जाए, तब तक आपको ये सब काम करने से कानून नहीं रोकता है। तो अब उसके बाद में एक ही तरीका है अरविंद केजरीवाल को ये काम करने से रोकने का। वो तरीका यह है कि या तो दिल्ली विधानसभा को मुलतवी कर दिया जाए, दिल्ली विधानसभा को निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया जाए, या दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया जाए। और उसके लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह प्रशासन का ब्रेकडाउन हो गया है मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने के आग्रह के कारण, इसलिए ये सब काम किए जाए। तो ये सरकार कर सकती है, ये उसके हाथ में है। इस प्रकार के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों का इस्तेमाल करके सरकार कर सकती है। लेकिन ऐसा करते ही वो सरकार जो सरकार होगी, जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, क्योंकि भाजपा चुनी हुई सरकार तो बना नहीं सकती, उसके पास तो केवल 7-8 विधायक हैं। चुनी हुई सरकार तो भाजपा बना नहीं सकती, चुनी हुई सरकार तो केवल एक ही पार्टी की बन सकती है, वो आम आदमी पार्टी की। आप 7 विधायकों में तो सरकार नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। और उसके बाद अगले 11 महीने तक दिल्ली में जो कुछ भी होगा शासन और प्रशासन के नाम पर, वो उसका पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के दरबार फूटेगा। और 2015 में भी ऐसे ही हुआ था, जब सस्पेंडेड एनिमेशन में थी दिल्ली विधानसभा, उसका पूरा लाभ आम आदमी पार्टी को मिला था और भाजपा की 3 सीटें रह गई थी केवल। भाजपा ने उस वक्त जो किया था उसके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी उस वक्त जमा हो गई थी। तो ये गेम खेलना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा कदम होगा कि 11 महीने पहले वो अपनी सरकार छोड़ने की योजना बना रहे हैं, या उस तरफ जाने की कोशिश नहीं, वो सरकार छोड़ने की योजना क्यों बना रहे हैं? वो सरकार छोड़ने की योजना नहीं बना रहे, वो सरकार को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। आपने एक लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री को भारत के इतिहास में पहली बार पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, और आपने एक ऐसे मामले में जेल में डाला जिसके मामले में आपके पास सबूत नहीं है। जो पीएमएलए कानून है, उस कानून के केंद्र में यह है कि मनी ट्रेल आनी चाहिए, यानी वो भ्रष्टाचार जो किया गया, जिस पैसे काले धन का जो इस्तेमाल किया गया, उसकी ट्रेल क्या है? आज तक वो ट्रेल इन लोगों के पास नहीं है। यही तक तो मनीष सिसोदिया के बारे में दे रहे हैं कि मनी ट्रेल की तलाश कर रहे हैं, जबकि उल्टी मनी ट्रेल सामने आ गई है। उल्टी मनी ट्रेल क्या है? जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे मौजूद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। एक अरविंदो फार्मा करके एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर है शरद रेड्डी, जिनके ऊपर इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत छापा पड़ा था। वो सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्हें इसी मामले में, पीएमएलए मामले में, पीठ में दर्द होता है इस तर्क के आधार पर जमानत दे दी गई, और अब वो सरकारी गवाह बने हुए हैं। और उन्होंने सरकारी गवाह, उन्होंने बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी को दान कर रखे। ये प्रमाण के तौर पर उपलब्ध है। मतलब उल्टी, आप आम आदमी पार्टी की सरकार की मनी ट्रेल तो आज तक ढूंढ नहीं पाई, वो तो गवाहों के आधार पर बात कर रहे हैं आप उस पर। ये दस्तावेजी प्रमाण इसके उपलब्ध हैं। जिसको आपने सरकारी गवाह अपना बनाया है, वो उसने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के आपको दे रखे हैं।
एक चीज़ है कि जितने भी चुनाव सर्वेक्षण हुए, उनमें से एक बात में तो मैंने आम राय देखी कि दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी हो गया हो, लेकिन सातों सीटें सीटें जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। तो एक तरीके से यहाँ तो बहुत ही आरामदेह स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी। तो आखिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का फैसला, जैसा कि आप कह रहे हैं और हम सब भी मान रहे हैं कि एक राजनीतिक फैसला है, तो क्यों लेना पड़ा उसे? मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में गए थे ये प्रार्थना लेकर कि उनको उनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की प्रार्थना नहीं मानी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी भी उसी मुकदमे में हाईकोर्ट में पहुंची। उसने जज से ये कहा, हाँ, उसने जज से ये कहा कि आप इनके मामले को इनकी बात ना सुने, इनकी बात को आप खारिज करते। लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी की बात भी नहीं मानी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि वो फाइल दीजिए हमें आप इनकी। आप कह रहे हैं भाई इनके खिलाफ बहुत सबूत है, हम भी देखें कौन से सबूत है इनके खिलाफ। जितने सबूत आप कह रहे हैं उतने सबूतों के लिहाज से तो आपको, हाईकोर्ट का तर्क ये था कि जितने आप सबूत बता रहे हैं इनके खिलाफ बहुत सबूत है, उस लिहाज से आपको तो पहली बार में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। गिरफ्तारी के लिए आपको जो अभियुक्त है उसकी परमिशन तो होना चाहिए। अगर आपके पास अरविंद केजरीवाल के इतने सबूत थे तो आपने तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था उन्हें। आप उन्हें सम्मन पे सम्मन दे रहे हैं, वो आपके सम्मनों को गैरकानूनी करार दे रहे हैं। तो हम भी तो देखें वो फाइल कौन सी है, वो सबूत कौन से हैं। इस चीज से ईडी का माथा ठनका और ईडी ने सोचा कि अगर हम ये हाईकोर्ट में फाइल देनी पड़ेगी, और 22 अप्रैल तारीख डाल दी। उसमें मामला कुछ भी हो सकता है ईडी के पक्ष में जाता, हो सकता है ईडी के पक्ष में नहीं जाता। इसीलिए उसने उस परिस्थिति को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल की उसी दिन गिरफ्तारी कर ली। जब तमाम सारे टीवी चैनल ये खबर चला रहे थे कि केजरीवाल को झटका, वो दरअसल केजरीवाल को झटका नहीं था, वो ईडी को भी झटका लगा था उसके अंदर। टीवी चैनलों को तो ईडी को, सरकार को लगने वाले झटके नहीं दिखाई देते, इसलिए गिरफ्तारी करने का उन्होंने निर्णय लिया। क्यों, गिरफ्तारी करते ही परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाती। हालांकि हाईकोर्ट का वो 22 तारीख का जो सुनवाई है वो अभी भी जीवित है, अभी भी हाईकोर्ट को 22 तारीख को सुनवाई करेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तमाम अनुकूल सर्वेक्षणों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई नहीं है दिल्ली के मामले में भी? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा कहना है कि दिल्ली में 2019 का जो चुनाव परिणाम था वो किसी भी पार्टी को काफी आत्मविश्वास देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन 2019 में गठजोड़ का सामना कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी और अल्पसंख्यकों के वोट बिखर गए थे, और जितने भी गैर भाजपा वोट थे वो बिखर गए थे। और बहुत सारे ऐसे वोटर जिन्होंने भाजपा को अंततः वोट दिया होगा, उन्हें यकीन नहीं था कि उनके मुकाबले जीतने वाले व्यक्ति की कोई केंद्र में कोई दावेदारी बनेगी। लेकिन अब चूंकि एक इंडिया गठबंधन है और दिल्ली में उन्होंने एक गठजोड़ भी कर लिया है, आपस में सीटों का बंटवारा भी कर लिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इससे कान खड़े हुए और उसने अपने 6 कैंडिडेट बदल दिए, 6 टिकट बदले पूरे के पूरे। आप इस बात को भी तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े, जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों में इस तरह का परिवर्तन नहीं किया है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में खटका होगा कि दिल्ली में जो गैर भाजपा वोट है वो उसके लिए पोलराइज होने के लिए, ध्रुवीकृत होने के लिए एक ध्रुव उसको मिल जाएगा। तो चीजें उतनी ज्यादा आसान नहीं है जितनी आसान मीडिया में चलने वाले प्रचार को, कि आप 400 पार कि नहीं 400 पार, 370 तो नहीं मिलेंगी तो क्या हुआ, तो 350 तो मिल ही जाएंगी, 400 नहीं मिलेंगे क्या हुआ, 375 तो मिले ही जाएंगे। इस प्रकार का जो पूरा स्पिन दिया जा रहा है, इस स्पिन की तरफ आप ध्यान मत दीजिए। अभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को आदर्श समीकरण नहीं प्राप्त हुआ है। अभी भी महाराष्ट्र में उन्हें जैसा इच्छित वांछित समीकरण वो चाहते थे वो नहीं प्राप्त हुआ है। अभी भी कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ उनका गठजोड़ नहीं हुआ है। बीजू जनता दल के साथ में अंत में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ नहीं होगा। अभी भी टीडीपी के साथ में, तेलुगु देशम के साथ उन्होंने जो आंध्र प्रदेश में जो गठजोड़ किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो जगनमोहन रेड्डी की जो लोकप्रियता है उससे आगे नहीं निकला है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी गारंटी से नहीं कह सकती कि पश्चिम बंगाल में वो पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। तो ये पूरा इलाका, ये जिन राज्यों का नाम मैंने गिनाया है आपके सामने,
इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी नुकसान के अंदेशों का सामना कर रही है। आज एक बयान मेरी नज़र में आया अन्ना हजारे का, और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है उससे मुझे दुःख नहीं हुआ है, और जब वो शराब नीति बना रहे थे तो मैंने उन्हें 2 चिट्ठियाँ लिखी थी जिसमें ऐसा करने से मना किया था। तो एक तो अन्ना हजारे की इस टिप्पणी पे आपकी क्या टिप्पणी है, और दूसरी क्या कि अन्ना हजारे की जो पूरी भूमिका है वो अन्ना आंदोलन को फिर से एक बार उसका पुनरावलोकन करने के लिए में बाध्य करती है? देखिए, अन्ना हजारे ने 2014 में नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने काले धन के ऊपर अपने किए हुए वायदे को पूरा नहीं किया तो वो उनके खिलाफ अनशन कर देंगे और आंदोलन खड़ा करेंगे। अन्ना हजारे ने इस चेतावनी की बात कुछ भी नहीं किया। फिर 2017 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी कि अगर आपने लोकपाल नहीं नियुक्त किया तो हम आपके खिलाफ आंदोलन कर देंगे। अन्ना हजारे ने इस चेतावनी देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, ना तो उनकी कोई प्रासंगिकता बची है, ना उनकी कोई ऐसी कोई राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बची है। इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं कि उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी थी, क्या चिट्ठी नहीं लिखी थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि किरण बेदी और जनरल वीके सिंह, ये दोनों भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के सदस्य थे। ये दोनों पूरी तरीके से उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते थे। और जब जहां अन्ना हजारे यहाँ के रहने वाले हैं महाराष्ट्र में, रालेगांव सिद्धि में, वहां पर जब एक कार्यक्रम हो रहा था उसमें गोपाल राय ने उसी वक्त खड़े होकर इन लोगों का विरोध किया था कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इसलिए अन्ना हजारे ने गोपाल राय को उस मीटिंग से निकाल दिया था बाहर। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आंदोलन में ऑपरेट कर रही थी और कौन कौन व्यक्ति बाद में भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, ये इस बात का प्रमाण है। और अन्ना हजारे किस तरह से उस पूरी प्रक्रिया में जानते हुए भी इन लोगों को मजबूत कर रहे थे। ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, और इस बात की ज्यादा उम्मीद लगती है कि शायद उन्हें रिमांड पर ही भेज दिया जाएगा, हालांकि आज उसके बारे में कुछ फैसला नहीं आया है। अभी खबर आई है कि 7 दिन का रिमांड मिला है। अच्छा, ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अभी मुझे एक आधे मिनट पहले खबर मिली है कि ईडी के कोर्ट ने उनको पूरे 10 दिन का रिमांड नहीं दिया है, उनको 7 दिन का रिमांड मिला। तो ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी उसी साइकिल में आ गए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन है, कि लंबे समय तक उन्हें अब जमानत नहीं मिलेगी। सरकार की पूरी कोशिश यही होगी, लेकिन कुछ कुछ स्थितियां बदल रही हैं। वो स्थितियां पूरी तरह कब बदलेंगी कोई नहीं कह सकता। जो झारखंड वाला एक मसला है, वहां पे भी पीएमएलए में जो एक व्यक्ति अभियुक्त है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अवलोकन किया है और ईडी को हड़काया है बुरी तरीके से। उन्होंने कहा कि आप बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करते हैं ताकि मामला आगे बढ़ता रहे और मुकदमा आप चलाते नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम जो क्लॉज 45 है उसकी परवाह ना करके हम इनको जमानत दे देंगे। आप ये मत मानिए कि अदालत के पास शक्तियां नहीं है जमानत देने की। तो और अप्रैल के महीने में या मई के महीने में ये जो पीएमएलए कानून का जो क्लॉज 45 है, जिसकी वजह से इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है किसी को, उसका रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट को करना है, उसकी पुनर्समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट को करनी है। तो परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो। आप देखिए ना, ये जो एडीआर जो है ना, एडीआर ने तो बहुत पहले जब 2018 में ही जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनी थी, तभी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। तब से मामला चलते चलते बीच में एक लोकसभा चुनाव भी हो गया। तब से मामला चलते चलते अभी लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरा जो भ्रष्टाचार का तंबोड़ा है ये फूटा सुप्रीम कोर्ट के, और पूरी गंदगी इससे निकल के बिखर गई। और ये सारे इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु परंतु कह के बातें की जा सकती हैं कि हमें इतने परसेंट मिला है, उनको इतना परसेंट मिला है, हमारे पास इतने एमपी हैं इसलिए हमें ज्यादा हिस्सा लेने का हक था, हमें कम मिला है। ये सब बातें करने से बात बनती नहीं है। साफ दिखाई पड़ता है कि जिन जिन लोगों ने आपको इतने इतने बड़े पैमाने पर चंदा दिया, उन लोगों के खिलाफ ईडी के केस थे, इनकम टैक्स के केस थे, सीबीआई के केस थे। फिर किस तरीके से उन चीजों को बंद किया गया, ये भी क्विड प्रो को भी दिखाई पड़ रहा है कि कब आप उसने पैसा दिया, कब उनको ठेके मिले, ये सब चीजें भी सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसका फौरी प्रभाव भी होगा और जिसका दूरगामी प्रभाव भी होगा। दूरगामी से आपका क्या अर्थ है? लोकसभा चुनाव के बाद इसका देखिए, ये एक ऐसा मसला है, इसका प्रभाव जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव के बाद खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव, भले ही लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इन बातों का जवाब देते रहना पड़ेगा।
क्योंकि ये चीजें तो वेबसाइट पे मौजूद है। धीरे सब ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बाद उससे परिचित होंगे। बहुत से हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देखेंगे, समझेंगे। धीरे धीरे करके विभिन्न संस्थाएं इन तथ्यों को लोगों के सामने लाएंगी। धीरे धीरे करके ये तथ्य और ज्यादा प्रचलित होंगे, लोगों के दिमाग में ये बातें दर्ज होंगी, ये सब क्यों किया गया, कैसे किया गया। एक आखिरी सवाल विपक्ष की राजनीति के बारे में। आज सभी जो विपक्ष प्रमुख इंडिया गठबंधन के घटक दल है, जिसमें कि आज तृणमूल के नेता भी मुझे दिखे, वो लोग चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष न रखने की पूरी जुगत है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। तो विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी विपक्षी शक्ति ने अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पे चुप्पी नहीं साधी है। सबने खुल के इसका विरोध किया है। आज सबसे ज्यादा बढ़िया विरोध तो यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी बढ़िया विरोध जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने टीवी के ऊपर किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, जब उनसे कहा गया कि सबसे शिकायत तो आप ही ने की थी, अजय माकन ने ही की थी इस सवाल के ऊपर, है तो उन्होंने कहा ठीक है हमने शिकायत की थी, लेकिन हम एक बात सवाल ये पूछते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये नीति बनाई थी तो इस नीति को मंजूरी एलजी ने दी कि नहीं दी थी? तो एलजी को इस पूरे मामले के में क्यों नहीं शामिल किया गया? इसी तरीके से जो तमाम सारे ठेके दिए गए, दुकानों के ठेके दिए गए, वो क्या जो कारपोरेशन है, कारपोरेशन की मर्जी के बिना दे दिए गए? कारपोरेशन में तो बीजेपी बैठी हुई थी उस वक्त, तो क्या बीजेपी उसमें हिस्सेदार नहीं मानी जाएगी? तो बहुत उन्होंने इस तरह के दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। एक बात ये भी है जो इस संदर्भ में कही जाती रही है कई चर्चाओं में कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो ईडी का डर कम हो जाएगा, बहुत सारे विपक्षी दल खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी एक्टिव होगी। लेकिन चुनाव की घोषणा होने के बाद भी ईडी उसी तरीके से सक्रिय है। ये तो चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है। अगर चुनाव आयोग एक बात बोल दे कि ईडी को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, तो उसके बाद तुरंत मामला ठंडा पड़ जाएगा। आज विपक्ष जाके मिला है, विपक्ष ने बात कही है। भाई सवाल ये है कि सब कुछ चुनाव आयोग के तहत आ गया, ईडी भी चुनाव आयोग के तहत आ गई है। ईडी की कार्रवाइयों में चुनाव आयोग कह सकता है कि आपको जो कुछ कार्रवाइयां करनी हो, चुनाव पूरा जब आचार संहिता हट जाए उसके बाद कीजिए। देखिए इस वक्त स्थिति क्या है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी ग्रांट रिलीज नहीं कर रहा है। जो ग्रांट बाकायदा विधानसभा द्वारा पास पड़ी हुई है, पारित की हुई है, अगर उनके पास ग्रांट लेने की जाओ भाई हमारी वो ग्रांट की किस्त रिलीज कर दीजिए, तो कहते नहीं वो चुनाव आचार संहिता के बाद जारी करेंगे। जब ये स्थिति है तो लेकिन ईडी की कार्रवाई होने दी जा रही है लगातार, तो इसमें चुनाव आयोग को उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।